मेरे प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में नया सेट लेकर आए हैं। फटाफट लाइक और शेयर कर दो। तो 2022 का पहला सेट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, 2022 का दूसरा सेट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और इस क्लास में 2022 का तीसरा सेट स्टार्ट करूंगा। FH फटाफट लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दो। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाओ। पहले का पहला, यदि A और B दो समुच्चय हैं और C एक तीसरा समुच्चय है, A क्रॉस ब्रैकेट में B यूनियन C का मान ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट इसको लगाइए। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिए गए समुच्चय A बराबर दे रखा है A कामा B, ठीक है भाई। B बराबर दे रखा है 2,3, C बराबर 3,7, ठीक है भाई। हमें निकालना है A क्रॉस B यूनियन C, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो, जिसका मान निकालना है उसमें ब्रैकेट दिख रहा है, तो आप बोल रहे हो कि सर दिख रहा है V यूनियन C में ब्रैकेट है। तो इतना ध्यान रखना है, किसी का भी मान निकालो तो पहले ब्रैकेट वाले का मान निकाला जाता है, फिर उसके बाद टोटल आपको मान निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे? B यूनियन C का मान निकालोगे, उसके बाद A क्रॉस का मान निकालेंगे, किसके साथ? V यूनियन C के साथ। तो फटाफट यहां पे देखो, मैं लिखूंगा V यूनियन C। तो V का मान अगर B देखा जाए तो 2,3 है, ठीक है भाई। फिर यूनियन C का मान अगर देखा जाए 3,7 है। आप जानते हो यूनियन में क्या होता है, पहले वाले समुच्चय में जितने अवयव होते हैं टोटल लिखो, बाद वाले समुच्चय में जो भी अवयव है उनको भी लिखेंगे, लेकिन सेम टू सेम को एक बार लिखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले समुच्चय में जो भी अवयव हैं पूरे पूरे लिख लो, बाद वाले समुच्चय में जो भी अवयव हैं उनको भी लिखेंगे, लेकिन सेम टू सेम को एक बार। जैसे यहाँ पे 3 है, मैं 3 लिखूंगा, लेकिन पहले से ही 3 लिखा है तो इसको नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे 7 है, 7 नहीं लिखा पहले से, इसको लिख लो, ठीक है। तो V यूनियन C का कितना मान आ चुका है मेरे पास? 2,3,7। अब मैं क्या करूंगा? A क्रॉस किसके साथ? V यूनियन C के साथ। तो फटाफट यहां पे देखेंगे, A क्रॉस B यूनियन C बराबर A का मान। अगर मैं A का मान देखूं तो A कामा B दे रखा है, मैंने कहा ठीक है भाई। अब आपको क्रॉस किसके साथ लेना है? B यूनियन C के मान के साथ। तो B यूनियन C का मान फटाफट देख लो कितना है? 2,3,7 है। अब आप जानते हो क्रॉस में क्या होता है, युग्म बनते हैं। कैसे? A का 2 के साथ तो A,2, फिर इसके बाद A का 3 के साथ A,3 हो गया, A का 7 के साथ A,7 हो गया। तो मतलब A ने 3 युग्म बनाए। अब B कितने बनाएगा? युग्म 3 ही बनाएगा। तो V का 2 के साथ यहाँ पे लिख लो, ठीक है भाई। फिर B का 3 के साथ लिख लो, फिर लास्ट में कितना दिख रहा है? यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो V का 7 के साथ, ठीक है भाई। B का 2 के साथ, V का 3 के साथ, V का 7 के साथ। ये मेरा क्या निकल के आ गया? उत्तर निकल के आ गया। सभी स्टूडेंट फटाफट जो है नोट कर लें, ये मान निकल के आ गया मेरा A क्रॉस V यूनियन C का मान। यहां पे देखो भाई, अब बताओ नहीं समझ में आया तो फटाफट पूछ लो। आ गया है तो यस 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दो, समझ में आ गया तो। नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ, फटाफट बताओ आ गया समझ में। पहले का पहला मैंने लगा दिया, 1 नंबर मेरा पक्का हुआ। समझ सर 2023 में आपसे पढ़कर मैथ 96 नंबर आए। अब मेरी सिस्टर आपसे पढ़ रही है। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग रेहाना जी, विवेक, आरजू खातून,
आकाश कुशवाहा, शिव कुमार, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं। अब मैंने बोला है यहाँ पे हल कीजिए। एक समीकरण दिया गया, इसको हल करेंगे। क्लास 11th का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 11th की गणित पढ़ी है तो वहां से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। लगा लो शिव कुमार भाई। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया गया समीकरण लिखो भाई, जैसा दिया गया वैसा ही लिख लो। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिया गया समीकरण। इतना लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है? पूरा समीकरण लिखना है। टेन थीटा है, फिर कितना है मेरा? टेन टू थीटा है, फिर मेरा कितना है? रूट 3 इंटू में टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा बराबर में रूट 3। ठीक है भाई, अब आपको ये देखना है रूट 3 के कितने पद हैं भाई, फटाफट बताओ। विवेक भाई बताओ, इस समीकरण में रूट 3 के कितने पद हैं? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। समीकरण में रूट 3 के कितने पद हैं? फटाफट बताओ विवेक। 2 पद है ना, इनको पास पास लिखो। इनको क्या करो? पास पास लिखो। तो मैं इसको पक्षांतर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि एक फार्मूला आप जानते हो। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 10a प्लस 10b अपान में 1 माइनस 10a इंटू 10b, इतना अगर दे दिया जाए तो बराबर मैं क्या लिखूंगा? 10a प्लस b लिखूंगा। बताओ फटाफट। 10a प्लस 10b अपान में 1 माइनस 10a इंटू 10b क्या होता है? बराबर में 10a प्लस b, यही होता है। तो मैंने कहा इसको उस तरफ लेके जाएंगे, रूट 3 कॉमन निकालेंगे। रूट 3 जैसे ही कॉमन निकालेंगे इतना बनेगा, बराबर में ये वाला बन जाएगा। तो इन 2 पद के नीचे लिख देंगे, तुरंत ये फार्मूला बन जाएगा। राधे राधे कवि भाई। तो मैं कह रहा हूं इसको पक्षांतर करेंगे। देखो मैंने लिखा टेन थीटा, फिर लिखा दूसरा पद टेन टू थीटा। ठीक है भाई, इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा भाई, टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा। यहां तक क्लियर है भाई? अब मैंने आपसे कहा कि इसमें अगर मैं कॉमन ले लूं रूट 3 तो 1 माइनस का टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा बराबर के मेरी तरफ टेन थीटा प्लस का टेन टू थीटा। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा। फटाफट देखो, यहाँ पे मैंने लिखा टेन थीटा प्लस का टेन टू थीटा बटे में आप लिखो 1 माइनस का टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा बराबर में रूट 3। ठीक है भाई, इसको इसके नीचे लिख दिया। अब आपको देखने लगा होगा 10a प्लस 10b अपान में 1 माइनस 10a 10b किसके बराबर होता है? 10a प्लस b के बराबर होता है। तो फटाफट यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10a का मान मेरा थीटा है, b का मान मेरा 2 थीटा है और बराबर में मेरा क्या है? रूट 3। तो यहाँ से अगर देखा जाए थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बराबर में 10 कितने का मान होता है? रूट 3। फटाफट बताइए। मैंने आपसे कहा है बराबर के उस तरफ 10 है तो बराबर के इस तरफ आपको 10 लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि 10 से 10 हटेगा ना। तो जल्दी बताओ, बताओ विवेक भाई। मैं कह रहा हूं 5/3, 10 60 अंश का मान होता है। ठीक है भाई, अब 10 से 10 हटेगा। एक यहाँ पे फार्मूला मैं लिख रहा हूं, सारे स्टूडेंट क्या करें, एक फार्मूला यहाँ पे देख लें। ठीक है, ये फार्मूला है क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, थीटा का व्यापक मान। थीटा का व्यापक मान के लिए, थीटा का व्यापक मान के लिए अगर मैंने आपसे कहा यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, यदि इतना हो, फटाफट देखो, यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, दोनों तरफ से अगर मतलब 10 हटाएंगे ना तो एक फार्मूला होता है एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है भाई, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। 10 के लिए एन पाई प्लस अल्फा होता है, व्यापक मान बोला जाता है। थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा, इसको मैं क्या बोलूंगा? थीटा का व्यापक मान। तो व्यापक मान निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। दोनों तरफ से अगर मैं 10 हटा दूं
तो यहाँ से थीटा और यहाँ से अल्फा आपको लिखना है। तो बराबर के मेरी तरफ थीटा लिखना है, बराबर को उस तरफ अल्फा लिखना है, लेकिन en पाई के साथ में आपको प्लस करना है। इसी को मैं बोलता हूँ थीटा का व्यापक मान। तो यहाँ पे फटाफट देखो, अल्फा का मान π/3 है और यहाँ से आप 3 थीटा ले लो, जितना है उतना ही ले लो। थीटा है तो थीटा लेना है, 3 थीटा है तो 3 थीटा लेना है। अब आप जानते हो n पाई, अल्फा मेरा कितना है π/3, ठीक है भाई। यहाँ से आप थीटा का मान निकाल दो फटाफट। सारे स्टूडेंट क्या करें, थीटा का मान निकालना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा बराबर 3 का भाग लगा दूँ 1/3 n पाई प्लस π/3, यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बताओ। मैंने 3 का भाग लगा दिया, इतना ही छोड़ सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। या फिर 1/3 का पहले वाले पद में इंटू कर दो और 1/3 का दूसरे वाले पद में इंटू कर दो। आगे एक लाइन और बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे छोड़ सकते हो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो 1/3 इंटू में n पाई और प्लस का π/, कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, ठीक है भाई। ये मेरा क्या आ गया, थीटा का व्यापक मान आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया, ठीक है भाई। अगर आप चाहो तो ये जो मैंने लिखा है ये भी साथ में लिख लो, कहीं ना कहीं इसको भी लिख लो, ठीक है भाई। π/9, हाँ π/9, लेकिन इतना आपको लिखना पड़ेगा भाई। ये जो पहला पद है इसको भी लिखना पड़ेगा भाई। आ गया समझ में? पहले ये बताओ, फटाफट बताओ। क्लास 11th में ये पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा थीटा का व्यापक मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है भाई। फटाफट शेयर कर दो, शेयर और लाइक कर दो, ठीक है। अगला सवाल देखो, कहता है सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इतना ध्यान रखो भाई, प्रश्न में अगर मुख्य मान निकालने के लिए आ जाए तो प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है। थोड़ा सा बेसिक है, समझ लो भाई। अगर आपको कहीं दिख जाए मुख्य मान, कह दे कि निकालो भाई, तो इतना ध्यान रखना है, प्रश्न में चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे वो कॉस इनवर्स हो, चाहे वो टेन इनवर्स हो, ठीक है, प्रश्न का इनवर्स, मुख्य मान का मतलब क्या होता है, प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है। प्रश्न का इनवर्स क्या किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। चाहे वो सरलतम रूप कह दे, अगर प्रश्न में सरलतम रूप लिख के आ जाए तो इसका भी मीन्स यही है कि प्रश्न का इनवर्स आपको हटाना है। समझ में आ रहा है? फटाफट बताओ सर, फास्ट पढ़ाओ। आरजू खातून, अगर समझ में नहीं आता है कुछ स्टूडेंट को तो इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। इतना ध्यान रखो कि भाई अगर प्रश्न में मुख्य मान लिख के आ जाए या फिर सरलतम रूप लिखा हुआ मिल जाए तो प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है। ये सेट कर लो दिमाग में, ठीक है भाई, ये सेट कर लो दिमाग में। सबसे पहले क्या मानोगे, बाई के बराबर। फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट बाई के बराबर मान लें। तो मेरा क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है भाई। अब मेरे को सेक इनवर्स हटाना है तो यहाँ पर आपको सेक लाना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर सेक इनवर्स हटाना है तो कोण में आपको सेक लाना है। तो बताओ सेक की टेबल में कितने का मान होता है, 2/√3। फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सेक की टेबल में कितने का मान होता है 2/√3। फटाफट बताओ। 5/6 समझ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक π/6। ओके भाई, वैसे आप जानते हो कि cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, ठीक है। अगर मैं सेक 30 अंश का मान आपसे कहूँ तो 2/√3 और 30 अंश को मैं क्या बोलता हूँ, π/6 बोलता हूँ, ठीक है भाई। समझ में आ रहा विवेक? ठीक है। अब सेक से सेक इनवर्स चला जाएगा तो π/6 आपको लिखना है बाई के बराबर। अब ये उत्तर मेरा सही है कि गलत है विवेक? ये मेरा उत्तर सही है कि गलत है, बताओ कैसे पता करोगे ये मेरा उत्तर सही निकला कि गलत निकला? फटाफट बताओ जल्दी, ये मेरा उत्तर सही निकला कि गलत निकला, कौन बताएगा?
अरे आपने तो टिक लगा दिया कि मेरा सही है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर अंतराल याद हैं, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कोट इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, 6 अगर अंतराल याद है, ठीक है, तो आपको बताना है सेक इनवर्स का अंतराल। अगर अंतराल में ये मिलेगा ना तो मेरा उत्तर सही होगा, अगर अंतराल से बाहर हो जाएगा तो मेरा उत्तर गलत हो जाएगा। देखो मैं सेक इनवर्स का अंतराल लिख रहा हूं, तो बिलोंग्स टू, ठीक है भाई, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे 0 से पाई। यहाँ पे क्या होता है, 90 को छोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि सेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, सेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इसलिए अंतराल में से 90 को छोड़ा जाता है केवल, बाकी सबको लिया जाता है। तो π/6 इसके अंदर मिलेगा भाई, 0 और 180 के बीच में है ये 30 अंश, तो मेरा उत्तर ठीक है। तो अंतराल याद होना चाहिए भाई, अगर अंतराल याद है तो बता सकते हो मेरा उत्तर सही है। तो कितने अंतराल मैंने लिखा है? 6 अंतराल मैंने लिखा है। बताओ, लिखा दे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताओ भाई फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सारे के सारे अंतराल लिखा दें अगर याद ना हो, जल्दी बताओ। याद है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आरजू खातून याद है। आकाश, हाँ सर जी, यस सर, नो सर, लिखा है सर, अच्छा लिखा है पहले से ही, हाँ उस दिन लिखवाया था, ठीक है। अगर जो मेरे स्टूडेंट हैं कंटिन्यू क्लास करते हैं तो अंतराल मैंने लिखाए हैं, मतलब साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कोट इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, मतलब 6 अंतराल मैंने लिखा दिए हैं। मुख्य मान अगर पूछा जाए तो अंतराल आपको यूज करके बताना है कि मेरा उत्तर सही है कि गलत है, ठीक है भाई। तो 1 बाय 1 क्लास देखिए, कहीं ना कहीं मैंने लिखाए होंगे। ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर साइन x से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में वर्धमान है। वर्धमान में क्या होता है फटाफट बताओ, वर्धमान में क्या होता है? एक बार आपको अपकलन करना है। वर्धमान में क्या होता है? एक बार आपको अपकलन करना है। फटाफट देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास फलन है, उसका एक बार अपकलन करो, दिया गया फलन, मात्र आपको एक बार अपकलन करना है। कहीं दिख जाए वर्धमान एवं ह्रासमान का सवाल, एक बार अपकलन करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप जानते हो फलन का डेस हो जाता है, ठीक है भाई, और साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। फिर उसने बोला है एक अंतराल है मेरे पास, उसमें आपको देखना है कि ये जो फलन है वर्धमान है या ह्रासमान, ठीक है भाई। आप जानते हो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है 0, और ये क्या होता है π/2, ये कितना होता है पाई होता है, और ये कितना होता है 3π/2, ठीक है। ये मेरा क्या होता है? मूल बिंदु। गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है भाई। तो आप जानते हो अगर प्रश्न में वर्धमान लिखा है तो f' मेरे को क्या बताना है? पॉजिटिव बताना है। ह्रासमान में नेगेटिव बताया जाता है और वर्धमान में क्या बताया जाता है? पॉजिटिव। अगर आपने पॉजिटिव दिखा दिया, f' अगर पॉजिटिव दिखा दिया तो ये फलन क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा f(x). तो कैसे पॉजिटिव दिखाओगे? देखो इसने बोला है मेरे पास अंतराल 0 और π/2 है, तो बताओ प्रथम चतुर्थांश में बताओ, सारे के सारे धनात्मक रहते हैं भाई। यहाँ पे मेरा क्या है? कॉस है, कुछ भी हो प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो मैंने कहा जी सर ये कॉस क्या हो जाएगा? यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। तो f' मेरा क्या होगा? पॉजिटिव निकलेगा भाई, पॉजिटिव निकलेगा। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? सारे के सारे धनात्मक रहते हैं, तो इसलिए ये क्या निकलेगा? कॉस बता देगा पॉजिटिव। अगर भाई साहब इसने बता दिया पॉजिटिव और अंतराल बोला गया है x बिलोंग्स टू 0, π/2 में, यही पूछा गया है, तो आप बता दो फटाफट कि इस अंतराल में मेरा क्या हो जाएगा? ये फलन वर्धमान हो जाएगा। अतः करके यहाँ पे लिख दो। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बताओ। ये लाइन आपके समझ में आ रही है? ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, सबके समझ में आ रही तो यहाँ पे लिख दो।
अतः एफ एक्स जो है मेरा वर्तमान फलन है। सारे सारे स्टूडेंट लिखे हैं यहाँ पे अतः एफ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू 0 कामा π/2 में वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, ठीक है भाई। बताओ फटाफट, समझ में आ रहा है भाई। प्रथम चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो साइन भी प्लस रहता है, इसमें कॉस भी प्लस रहता है, टेन भी प्लस रहता है, कोट भी प्लस रहता है, सेक भी प्लस रहता है, कोसिक भी प्लस रहता है। तो ये जो मेरा निकला है एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, ये तो कॉस जो है इस चतुर्थांश में 0 से π/2 में धनात्मक रहेगा। जब धनात्मक रहता है तो फलन क्या होता है, वर्धमान होता है। बताओ रेहाना जी, आशीष, समझ में आ रहा है। अगला सवाल यहाँ पे बोला सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर दिया गया है, कहता बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फार्मूला बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। दो सदिश के बीच कोण आपको निकालना है। तो दो फार्मूले होते हैं, देखो पहला मैं बताता हूं सदिश रूप में, सदिश रूप दोनों याद रखो। तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के अपान में वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, ये मेरा सदिश रूप में फार्मूला है। अगर मैं कार्तीय रूप की बात करूं, कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप में फार्मूला होता है कॉस थीटा के बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 अपान में पहले वाले रूट में a1 का वर्ग b1 का वर्ग और c1 का वर्ग, दूसरे वाले रूट में a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग और प्लस c2 का वर्ग। ठीक है भाई, तो फार्मूले याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं मेरा जो प्रश्न है वो सदिश रूप में है तो आपको फार्मूला लगाना है सदिश रूप का। समझ में आ रहा है आरजू जी? मेरा जो प्रश्न है वो अगर सदिश रूप में है तब आपको सदिश रूप का फार्मूला लगाना है। अगर मेरा प्रश्न ये वाला कार्तीय रूप में दिया जाता तब मैं फार्मूला लगाता कार्तीय रूप का। ठीक है भाई। रेहाना जी देखो दिए गए सदिश, फटाफट लिख लो, दिए गए सदिश, सारे सारे स्टूडेंट लिखें। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर 111 से लिखो। ठीक है भाई। अब मेरे को क्या लगाना है फार्मूला, ये वाला। तो इसमें क्या करना है, डॉट। देखो भाई फार्मूला यहाँ पे सारे स्टूडेंट बताएं फार्मूला। कॉस थीटा के बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के अपान में, और जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको बोर्ड कॉपी पे लिखना है। जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे ही सेम टू सेम बोर्ड कॉपी पे लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है भाई। तो अंसारी जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे ही बोर्ड कॉपी पे लिखना है। वेक्टर ए का सदिश, ठीक है भाई, इसके बाद वेक्टर बी का सदिश। सभी लोग बोले यस सर। जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही बोर्ड कॉपी पे लिखना है, यस सर बोला करो। इसका मापांक 1 का वर्ग 1, फिर जे कैप का गुणांक जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, के कैप का गुणांक का वर्ग यहाँ पे ऐसे करना है। मैं तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है भाई। तो कॉस थीटा के बराबर आई कैप बन देगा, जे कैप बन देगा और वो भी बन देगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा। अपान में इसका √3 और इसका भी √3, ये प्लस का ये माइनस कट गया। तो कॉस थीटा के बराबर कितना आ गया? ठीक है भाई, कॉस थीटा के बराबर कितना आ गया, यहाँ पे देखो -1/3। ठीक है। हमसे पूछा गया है थीटा का मान, तो भैया थीटा कैसे निकलेगा, कॉस इनवर्स से निकल आएगा। ठीक है भाई। तो थीटा के बराबर मैं लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स -1/3, ये मेरा उत्तर निकला है। यस सर बोला करो, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं यस सर बोला करो। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, मैंने पूछा है कि जब आप पेपर देने जाओगे
तो कैसे लिखोगे, जैसा मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है भाई। और ये दोनों फार्मूले मैं साइड से कर देता हूं, जिसको ना याद हो तो फटाफट यहां पे याद कर ले फार्मूले। आरजू जी, सर 100 नंबर आने पर आप क्या प्राइज देंगे प्लीज सर बताइए। अच्छा भाई, 100 नंबर कोई ज्यादा अच्छे नंबर है भाई। पिछली साल उससे पहले बहुत से स्टूडेंट लाए भाई। प्राइज वो प्राइज दे टीचर जो बच्चे नहीं ला पाते हैं। मेरे तो स्टूडेंट सारे के सारे लाते हैं 100 में 100, मैं किसको प्राइज दूं बताइए। ऑफलाइन कोचिंग में तो बच्चा कह के जाता है हमसे कि भाई साहब, हमने कहा जी कि गणित में आ जाएंगे 100 में 100। भाई ऑफलाइन पढ़ाता हूं, एक आध बच्चे को छोड़ के सारे बच्चों के 100 में 100 आते हैं। और तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम्हारे भी आएंगे 100 में 100। ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूं तो बच्चा कहता है कि एक ही सब्जेक्ट अच्छा लगता है मेरे को, गणित, क्योंकि गणित कठिन है लेकिन मैंने सरल बना दी है। भाई गणित है तो कठिन, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट कठिन लगता है, लेकिन मैंने उसको सरल बना दी है। तो बच्चे को सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट सरल लगता है गणित। समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखो भाई, यहां पे बोला गया है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो आप प्रसार कर दो, फटाफट प्रसार कर दो, मान निकाल दो। तो मैं यहां पे प्रसार करूंगा, ठीक है भाई। 0 C और B माइनस C, 0 A माइनस का B और माइनस का A और 0। फटाफट जो है प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष करोगे? R1 के सापेक्ष कर दो, क्योंकि R1 ही आपको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें? प्रसार कर दें। तो देखो भाई, चिन्ह की जानकारी होना चाहिए। पहला प्लस का उठा लो अभी, अब फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है भाई। तो R1 के चिन्ह आपको लेना है। फटाफट यहाँ पे देखो, पहला 0 उठा लो, यहाँ से प्लस चाहो तो लिख सकते हो भाई। तो मैं कह रहा हूँ प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता, क्या करोगे? अब 0 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, ऐसे करके छुपा लो भाई। इसका इसमें इंटू करोगे 0 माइनस इसका इसमें करोगे माइनस A मिलेगा, मतलब A स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि A का A में इंटू करोगे तो माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में माइनस यहाँ से उठा लो और यहाँ से C उठा लो, C की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। ये पंक्ति और ये स्तंभ छुप गया, इसका इसमें इंटू करो 0 माइनस इसका इसमें करोगे माइनस का A भी मिला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का A भी हो जाएगा भाई। बताओ अब इसके बाद करेंगे क्या? प्लस यहाँ से उठा लो और B यहाँ से उठा लो, इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें इंटू कर दो, तो CA और माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे। तो चाहे आप प्लस का 0 लिखो चाहे माइनस का 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पे आते हैं, ये तो खत्म कर देगा क्योंकि बाहर 0 है, अंदर कुछ भी हो, तो टोटल 0 हो गया। यहाँ पे आते हैं तो क्या मिलेगा? ABC मिलेगा नेगेटिव का। यहाँ पे देखो प्लस का ABC मिलेगा। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएगा, आंसर आ गया 0। इस साड़ी का मान 0 आ गया। विवेक कह रहे हैं कहाँ पढ़ाते हैं सर? ऑफलाइन। क्यों आना है क्या? ऑफलाइन पढ़ना है भाई? कमालगंज आपने नाम सुना होगा, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, ये तो सुना ही होगा। सुना है किसी ने? कन्नौज सुना है, गुरसाईगंज सुना होगा, कमालगंज सुना होगा, फतेहगढ़ सुना होगा, फर्रुखाबाद सुना होगा। हाँ, तो इसी आसपास पढ़ाते रहते हैं, ठीक है भाई विवेक। शोएब अंसारी कह रहे हैं बहुत दूर है। आना कभी ऑफलाइन कोचिंग आना, ठीक है, जलवा ही दिखा देंगे। अब वो कह रहा सर और बता दो, इसकी ट्रिक बता दें। देख, मैं आपके लिए ही जिंदा हूं, भगवान ने मेरे को उतारा है पृथ्वी में, हाँ पृथ्वी के अंदर मेरे को उतारा है शोएब अंसारी, और कहा है भगवान ने
बच्चों को टॉपर बना दो। तो मैंने कहा जी सर, मैं बना देता हूं टॉपर। देख, अगर आपको साड़िक दिख जाए ऐसा, देख, समझ ले भाई। नहीं कहेगा गुरुजी ने बताया ही नहीं है कुछ, लोगों ने तो रटवा दिया है। मैं रटवाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं रटवाऊंगा नहीं। लोगों ने तो रटवाया, मैं रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। कन्नौज, कुशवाहा, देख ऐसा अगर आ जाए ना साड़िक, तो इसका उत्तर कितना आता है? ABC, डायरेक्ट, प्रसार करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मोनोपाल, प्रसार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा साड़िक है, विकर्ण के नीचे वाले सारे के सारे जीरो हैं, ठीक है। विकर्ण में जो अवयव है उसके नीचे सारे के सारे अगर जीरो अवयव है, तो डायरेक्ट विकर्ण में जो अवयव होते हैं उनके गुणा करके लिख दे भाई, ABC आ गया उत्तर। हाँ, भगवान ने पृथ्वी के अंदर भेजा है, कहा है बना दो सबको टॉपर। तो मैंने कहा जी मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ है, मेरा जन्म ही हुआ है इसीलिए कि बच्चों को टॉप कर दीजिए। तो मैंने कहा जी मैं कर देता हूं टॉप, परेशान ना हो भगवान जी। ABC फिर मैंने लिख दिया। अब की यहाँ पे लिख रहा हूं E और F और यहाँ पे G लिख रहा हूं, ठीक है भाई। ऊपर मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। कैसे कैसे लिख दिया? ऐसे ऐसे लिख दिया। अब आपको यहाँ पे देखना है विकर्ण में जो अवयव हैं उसको देखना है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा जी सर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इस बार क्या कर दिया मैंने, विकर्ण के ऊपर मैंने 3 जीरो रख दिए। चाहे विकर्ण के नीचे 3 जीरो हो, चाहे विकर्ण के ऊपर हो, तो आंसर मेरा क्या आएगा? ABC, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रसार नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ओके। ये कोई नहीं बताएगा, ऑफलाइन पढ़ोगे पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई भी आपको टीचर नहीं पढ़ाएगा, सब पैसा लूट लेंगे और आपका भविष्य खराब कर देंगे, ठीक है भाई। मैंने हमेशा ईमानदारी से पढ़ाया है सर। सच में ऑफलाइन कोचिंग में सब टीचर केमिस्ट्री फिजिक्स रटवा रहे हैं। हाँ प्रदीप, मैं रटवाता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा साड़ी कहीं दिख जाए तो विकर्ण में जो अवयव होते हैं उनका आपस में गुणा कर दे, उत्तर आ जाता है, ठीक है। एक और मैं लिख रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक गुरु जी हैं आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। ABC 0 0 0 0 0 0। अब देख यहां पर मैंने विकर्ण में जो अवयव है नीचे 0 कर दिए, ऊपर 0 कर दिए। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, विकर्ण में जो अवयव हैं उनका आपस में गुणा कर दो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो प्रसार, डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट करना, ठीक है। सर वक्त सीखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे तो जीतेंगे भी। हाँ प्रदीप भाई, ये समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं इसका प्रसार मैं दूसरे तरीके से बताऊं, ठीक है, तो मजा आएगा भाई। जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। दूसरा तरीका मैं बताऊं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं, अल्ट्रा HD हाई क्वालिटी। अगर आप सीखना चाहते हो तो गुरु सिखाएगा, क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ है बच्चों को टॉपर बनाना। यस सर, यस सर, ठीक है, प्रसार मैं करता हूं। आ जाइए, दूसरा मेथड सीख लीजिएगा, यहीं पे सिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां पर हो जाना चाहिए। ये बेसिक हटाना पड़ेगा भाई। बेसिक कहाँ लेके जाऊं? बेसिक अगर मैं वहां पे दे दूं या इसको छोटा कर दूं तो कोई दिक्कत? यहीं पे हो जाना। चल आगे देख ले, कोई दिक्कत नहीं। याद रख 0 CB, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेथड 2, ठीक है भाई। आ जा भाई, मेथड 2 देख ले, प्रसार बताता हूँ कैसे करेगा। 0 CB, आराम से देख, कोई दिक्कत नहीं है। 0 CB और -C0A, -C0A, ठीक है भाई। चल यहाँ पे आता हूँ, -B -A0, -B -A0, ठीक है भाई। अगर आपको करना है प्रसार, ओके, इसका क्या करना है? प्रसार। देखो भाई, ये क्या है मेरा? आप बोलोगे सर C1 है। ये मेरा क्या है? आप बोलोगे सर C2 है। नहीं, C3 है, क्योंकि बीच वाला C2 होता है। बीच वाला क्या होता है? C2 होता है। ओके, आपने कहा, ठीक है, ठीक है।
अब C1 के अभी अब यहाँ पे लिखना है, पहला और लास्ट का लिखना है। C1 के अभी अब यहाँ पे लिखना है, पहला और लास्ट वाला। C3 के अभी अब यहाँ पे लिखना है, पहला और लास्ट वाला। तो पहले C1 के लिखता हूँ, ये 0 मैंने लिख दिया, ठीक है भाई, और ये मैंने -b लिख दिया। ओके, पहला और लास्ट वाला लिख दो। फिर C3 के अभी अब यहाँ पे लिख दो, पहला और लास्ट का। ओके, अब 2 ब्रैकेट में आपको प्रसार करना है। कितने ब्रैकेट में करना है? 2 ब्रैकेट में प्रसार करना है, ऐसे करके झूम बराबर झूम। तो मैंने कहा है पहले राइट गुणा आपको करना है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 2 क्रॉस 2 कोटि का ABCD, हाँ 2 क्रॉस 2 कोटि का साड़िक मैंने बताया था, पहले राइट गुणा कर दे AD, फिर लेफ्ट गुणा करते हैं माइनस के बाद में। तो पहले आपको यहाँ पे राइट ही गुणा करना है। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इसको उठा लो, 3 लेना है हमेशा, इतना ध्यान रखना है, 3 संख्याएं लेना है, ठीक है। राइट गुणा तो करेंगे, 3 संख्याएं लेना है और गुणा करना है। देखो इसको लेंगे नहीं, इसको लेंगे नहीं, क्योंकि 3 संख्याएं नहीं बनेगी, केवल इसी की 3 संख्याएं बनेगी। तो गुणा करें, क्या आएगा? ABC आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आपको 3 संख्या उठाना है, ऐसे करके गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा भाई। देखो भाई, आपको दिख रहा होगा 3 अवयव है ना, तीनों में आपस में गुणा करना है, ठीक है भाई। फिर आते हैं यहाँ पे, ये पकड़ लो। अब देखो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का ABC, ये मिलेगा, ठीक है। पहले आपने राइट गुणा कर दिया ना, अब आपको लेफ्ट गुणा करना है। डबल लाइनें मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट गुणा करने पर डबल लाइनें कर रहा हूँ, ठीक है भाई। जब गुणा करेंगे, अगर एक अवयव 0 है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है भाई। डबल लाइनें लेफ्ट गुणा होता है, ठीक है भाई। चाहो तो ये तीर ऊपर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से ऊपर चलो, चाहे ऊपर से नीचे चलो, ठीक है, ऊपर लगा लो ऐसे करके। ओके, ये वाला रूल मैं यूज कर रहा हूँ, पहले राइट गुणा फिर लेफ्ट गुणा। तो पहले मैंने राइट कर दिया, अब लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपस में गुणा करोगे कितना मिलेगा? चाहे पॉजिटिव 0 चाहे नेगेटिव 0। अब यहाँ पे आते हैं, ये देख भाई, ऐसे करे कर दे। तो इसमें देखो एक 0 है, बाकी सब 0। तो उत्तर यहाँ से क्या निकलेगा? देख, ABC और माइनस ABC, ठीक है भाई, और यहाँ पे आ गया 0। ऐसे कर सकते हो, समझ में आ रहा है? सर जी आप कहाँ से हैं? अरे यार डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, UP 76, UP से हैं भाई। तीसरा मेथड देख, हाँ आ जाए, वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो साड़िक है, प्रश्न में वो कैसा है? विषम सममित आव्यूह, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं विषम सममित आव्यूह का यहाँ पे देखो, सारे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये नोट कहीं ना कहीं लिख लेना है, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं नोट लिख लेना है। कहता है विषम सममित आव्यूह के सारणिक का प्रसार हमेशा शून्य होता है, ये ध्यान रखना है। विषम सममित अगर आव्यूह मिल जाए, उसका सारणिक का मान अगर निकलवाए तो 0 होता है। जैसे ये मेरा सारणिक है 0CV, ठीक है, और क्या है मेरा -C और 0A, फिर मेरा क्या है माइनस का B माइनस का A, और फिर क्या है मेरा 0। अब आप बताओ, ये विषम सममित आव्यूह का सारणिक है। क्यों? क्योंकि विकर्ण में अगर आपको दिख रहे हैं सारे के सारे अवयव जो फिक्स होते हैं 0, तो सबसे पहले यही मेरी पहचान है। विषम सममित आव्यूह का जो सारणिक होता है, विकर्ण में अवयव फिक्स होते हैं 0 0 0। विकर्ण के अलावा जो अवयव होते हैं वो अपोजिट चिन्ह से होना चाहिए। जैसे प्लस का C है, माइनस का C होना चाहिए, प्लस का B है, माइनस का B होना चाहिए, प्लस का A है, माइनस का A होना चाहिए। तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए, ये इस सारणिक का मान 0 होता है। रेहाना जी बताओ,
ये नोट में कहीं ना कहीं लिख लेना है। इसका तो उत्तर आपको पहले से ही पता है कि कितना आएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। SSR समझ में आया? तभी मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं। रितिका, तभी तो मैं कड़वा बोलता हूं। पहली बार टीचर ऐसा देखा होगा जो बुराई करता है लोगों की। इसीलिए मैं विवेक भाई बुराई करता हूं। मैं बुराई नहीं करता हूं टीचर की, मैं यही कहता हूं मेहनत करके पढ़ाओ, बच्चों का भविष्य बना दो, मेहनत करके पढ़ा दो, किताबी ज्ञान मत दो। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता है, वो किताब लेके हेडिंग डलवा के और लिखवा देते हैं, तब मेरे को आता है गुस्सा। सही बता रहा हूं मैं। कल वाली जो क्लास ऑफलाइन में थी, एक टीचर फिजिक्स का जिसने गलत पढ़ा दिया यार। वो बच्चा मेरे पास पढ़ता था, तो उसने बताया कि फिजिक्स ने मैंने क्या सीखा और टीचर ने क्या पढ़ाया। मैं आपको बताऊं? बताता हूं। देखो, फिजिक्स में बताया गया है, ठीक है, ऑफलाइन मैंने बच्चा जो था ऑफलाइन पढ़ता था मेरे पास, तो वो फिजिक्स के टीचर के पास जाता था, फिर मेरे पास मैथ पढ़ता था। तो फिजिक्स वाले टीचर ने क्या बोला, देखो, कहता है अवकलन का मतलब, उसने बताया अवकलन का मतलब, अवकलन का मतलब बताया और समाकलन का मतलब बताया। अवकलन का मतलब उसने बताया और समाकलन का मतलब बताया। फिजिक्स वाले टीचर ने यार गलत पढ़ा दिया यार बच्चे को। उसने क्या बताया, जिसका नाम बदला जाए, ये लिखा था उसने। फिजिक्स वाले टीचर ने बच्चे को बताया है अवकलन का मतलब जिसका नाम बदला जाए, और समाकलन का मतलब जिसका प्रसार किया जाए, जिसका प्रसार किया जाए। अब बताओ ये बात सही है, ये गलत है? ये फिजिक्स वाले टीचर ने बच्चे से कहा था कि अवकलन का मतलब होता है जिसका नाम बदला जाए, और समाकलन का मतलब होता है जिसका प्रसार किया जाए। तो मैंने उससे कहा, भाई साहब, e की घात x का अवकलन कर। नाम बदला गया, नाम बदला गया, नहीं बदला गया, समाकलन कर दे भाई, बता। इसका प्रसार हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि e की घात x का प्रसार जानते हो, 1 प्लस एक्स के अपन फैक्टोरियल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यू अपन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। उसने बोला है समाकलन का मतलब होता है जिसका प्रसार किया जाए। वहां पे जाया लिखा है, जाए कर देता हूं। अब ठीक है भाई, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आते हैं वापस। फिजिक्स वाले टीचर ने क्या बोला, अवकलन का मतलब होता है जिसका नाम बदला जाए। मैंने उससे कहा, देख भाई, इसका नाम बदला? नहीं बदला, तो टीचर ने गलत पढ़ाया। फिर उसने बोला है कि समाकलन का मतलब होता है जिसका प्रसार किया जाए। मैंने बोला, देख भाई, e की घात x का समाकलन कर दे, e की घात x होता है, तो इसका प्रसार ये होता है, कहीं इसका प्रसार आ रहा है? गलत, ये भी पढ़ा दिया। तो ऐसे ऐसे टीचर हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में गलत पढ़ाते हैं। फिर मैंने उससे यही बात कही है, उस टीचर के पास पढ़िए, उस टीचर के पास पढ़िए जो जानता है, उस टीचर के पास मत पढ़िए जो नहीं जानता है। भविष्य खराब कर देते हैं टीचर बच्चों का। तो ये देख, गलत पढ़ाया या नहीं? तो ये सब बेकार की बातें चलती रहती हैं। अब उनसे क्या कहूं? और हाँ, अगर मैं उनसे कहूं कि ये गलत है, फिर वो टीचर क्या बोलेगा? फिजिक्स का जो टीचर है वो क्या बोलेगा? फिजिक्स में ऐसा हो जाता है, गणित में ऐसा नहीं होता है, ये बोलता है ऊपर से।
मैंने उससे खबर भिजवाई कि भाई साहब ये गलत आप पढ़ा रहे हो, कि फिजिक्स में ऐसा हो जाता है, गणित में ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत बढ़िया, फिजिक्स में 2 दूनी 8 हो जाते हैं और गणित में 2 दूनी 4 होते हैं। हमने बहुत अच्छे, ऐसे ही बच्चों को शिक्षा दो, पैसा ले लो और आंखों में मिर्चें झोंक दो, आंखों में मिर्चें डाल दो बच्चे के और पैसा लूट लो। सवाल देखो भाई, यहां पे बोला सिद्ध कीजिए, ये आराम से लगा ले। LHS ले लो भाई, cos इनवर्स 4/5, ठीक है भाई। अब हमें निकालना tan इनवर्स 3/4। प्रदीप कह रहे हैं सर ऑफलाइन कोचिंग में पैसा ले लेते हैं और अपने तो रटे होते हैं, हमें भी रटवाते हैं। भाई यहाँ पे आपको tan इनवर्स बनाना है, तो आप जानते हो अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं तो काम बन जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो भाई, तो समकोण त्रिभुज ले लो भाई। समकोण त्रिभुज बना लो, बन जाएगा समकोण त्रिभुज। देखता हूं मेरे पास समकोण त्रिभुज है, नहीं है भाई, बना लो समकोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसे करके ये ए डाल दो, ये बी डाल दो, ये सी डाल दो, ठीक है भाई। अब आप जानते हो अगर मैं ये कोण पकड़ता हूं, ये कोण मैं पकड़ता हूं, तो चाहे कोस हो चाहे कोस इनवर्स हो, क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो आधार हो गया 4, कड़ हो गया 5। अब आप पहले BC का मान निकाल लो, फिर tan इनवर्स निकल आएगा क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लगा लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस का BC का वर्ग, ठीक है भाई। AC कितना है मेरा 5 है तो 5 का वर्ग, AB कितना है मेरा 4 है तो 4 का वर्ग, और BC निकाल दे भाई। तो 5 का वर्ग 25, तो 4 का वर्ग 16 घटा दे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा ना, ठीक है। BC का मान बता दे कितना निकलेगा। आप जानते हो BC का मान कि अगर मैं घात हटाऊंगा तो रूट के अंदर 9 आएगा, बाहर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, तो BC बराबर 9, तो BC बराबर ये 3 आ गया, ठीक है भाई। BC कितना आ गया, 3 आ गया। अब आराम से क्या करो, tan इनवर्स बराबर लिख दो भाई, tan इनवर्स। आप जानते हो चाहे tan इनवर्स हो चाहे tan हो, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार मतलब 3/4, ये मेरा आ गया उत्तर RHS। तो सारे सारे सवाल ऐसे ही आपको लगाना 3/4, ठीक है भाई। लाइक कर दो सर को सभी लोग। रेहाना जी बताओ समझ में आ गया, ये tan इनवर्स 3/4 उत्तर आ गया। अगला सवाल देखो, यहाँ पे बोला है यदि x बराबर इतना y बराबर इतना dy/dx निकालना है, तो कौन से रूल से लगेगा, बताओ जल्दी। ये वाला क्वेश्चन कौन से रूल से लगेगा भाई। अगर समीकरण दिए गए तो समझ जाओ, ये समीकरण प्राचलिक समीकरण है। ये समीकरण कैसे है, प्राचलिक समीकरण है। प्राचलिक समीकरण, तो प्राचलिक समीकरण के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ भाई फटाफट। प्राचलिक समीकरणों के लिए मैंने फार्मूला बताया था, dy/dx के बराबर, अगर x के बराबर या y के बराबर t चर है तो आपको dy में dt का भाग लगाना है, ठीक है भाई, और dx में dt का भाग लगाना है। इतना ध्यान रखो, dy में dt का भाग लगाना है और dx में dt का भाग लगाना है। अगर x के बराबर या y के बराबर थीटा चर मिलता है तो dy में d थीटा का भाग लगता है और dx में d थीटा का भाग लगता है। ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है भाई। पहले आप dy/dt का मान यहाँ से निकालो, dx/dt का मान यहाँ से निकालो, फिर लगा लो फार्मूला,
प्राचलिक समीकरण लिख लो फटाफट। प्राचलिक समीकरण x के बराबर a cos स्क्वायर 2t, ठीक है भाई, y के बराबर a sin स्क्वायर 2t। अब किसके सापेक्ष करेगा अवकलन? t के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर बताया गया है प्राचल t बताया गया, तो t एक प्राचल है, t मेरा क्या है? एक प्राचल है, ठीक है भाई। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। याद रखना जो चर यहाँ पे प्राचल है उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा? दोनों साइड क्या रखूंगा? d अपॉन डी टी रखूंगा। यहां पे देखो d अपॉन डी टी बराबर d अपॉन डी टी ए कॉस स्क्वायर 2t, ठीक है भाई, dx अपॉन डी टी। इसमें क्या होगा? घात आगे कर दो, एक घात कम कर दो, घात के अंदर वाले का दोबारा कर दो, घात के अंदर वाले का दोबारा कर दो। पहले मैं घात का किया हूं, ठीक है, दो आगे एक घात कम कर दो, तो एक घात लिखी नहीं जाती गणित में, लेकिन घात के अंदर वाले का दोबारा करना पड़ेगा। तो घात के अंदर वाले का यहां पे मैंने लिख दिया। अब इसका करेंगे दोबारा, देखो इसको तो जैसे का तैसा 2a cos 2t, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन 2t, यही होगा ना। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा 2t, तो इसका जब दोबारा करेंगे 2 निकलेगा, ठीक है भाई। 2 दूनी 4, नेगेटिव 4a साइन 2t इंटू में cos 2t। ओके भाई, इतना आ गया समझ में। अब यहां पे आते हैं, y बराबर a साइन स्क्वायर 2t है, दोनों तरफ d अपॉन डी टी रख दो, फिर करेंगे अवकलन। सारे स्टूडेंट इतना काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। क्या है मेरा? a साइन स्क्वायर 2t। अब आराम से करेंगे अवकलन। आप जानते हो पहले मैं घात का करूंगा, पहले इसको लिख लो dy अपॉन डी टी, तो यहाँ पे घात का कर दो, एक घात बचेगी ना, फिर घात के अंदर वाले का दोबारा कर दो, तो साइन 2t का होगा दोबारा। यहाँ पे लिख लो 2a साइन 2t, तो साइन का क्या होगा? कॉस हो जाएगा, ठीक है भाई। 2t का दोबारा कर दो, समझ में आ रहा है? पहले मैंने साइन का किया है, कॉस हो गया, 2t का जब दोबारा करेंगे 2 निकलेगा। ऐसे सार 2 दूना कितना हो जाएगा? 4a साइन 2t इंटू में कॉस 2t, दोनों के मान निकाल लिए। लगा फार्मूला। सारे स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला लिखें। प्राचलिक फलनों के लिए जो फार्मूला बताया था ना कि dy अपॉन डी एक्स के बराबर होता है dy अपॉन डी टी अपान में dx के अपॉन डी टी। ओके भाई, अब मान रखेंगे यहाँ पे, देख लो इसको मैं हटा दूं फटाफट। सारे स्टूडेंट क्या करें? मान रखें। यहाँ पे देखो ऊपर रखेंगे dy अपॉन डी टी का मान और नीचे रखेंगे dx अपॉन डी टी का मान। तो dy अपॉन डी टी के बराबर dy अब यहाँ पे ये वाला ऊपर करो भाई, ठीक है भाई, ये यहाँ पे ये रहेगा dy अपॉन डी एक्स के बराबर। चलो डायरेक्ट मान ही रख लो, क्यों दोबारा लिखोगे, ठीक है भाई। दोबारा ना लिखो, ऊपर जो है आप मान रख दो, ठीक है। dy अपॉन डी टी का मान देखो कहाँ गया, ये 4a यहाँ पे लिखो, कितना है? 4a साइन 2t इंटू में कॉस 2t। ओके भाई, तो dy अपॉन डी टी का मान ऊपर रख दिया और dx अपॉन डी टी का मान नीचे रखो। माइनस का 4a
साइन 2t और कॉस 2t। ओके भाई, काटो भैया। ये देखो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, कितना आ गया -1। तो dy अपॉन dx का मान आ गया -1। किसी भी स्टूडेंट को ना समझ में आया हो तो पूछ लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट। शिवम, मोनूपाल, SSR, जल्दी बताओ। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछो, किसी भी लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हैं भाई। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो। आरजू जी, किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है? लग जाएगा, पेपर में आएगा क्वेश्चन। सर आपका एक और चैनल है मैथ बाय मानव सर, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आप लोग भी कर दीजिए। प्रदीप कह रहे हैं मेरा जो सेकंड चैनल है ना, मैथ बाय मानव सर चैनल, उसको सब्सक्राइब कर दो। जैसे आपने वाईफाई सक्सेस क्लासेस को प्यार दिया है, ऐसे ही मैथ बाय मानव सर उस चैनल को भी प्यार करिए, उसको भी लाइक दीजिए, ठीक है? उसको लाइक की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है यदि ए डैश एक आव्यूह है, बी डैश दूसरा आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर उतना। तो यहां पर मेरे को इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है, और दोनों मान बराबर ही दिखाना है, क्योंकि सिद्ध कीजिए इसके बराबर उतना। तो फटाफट दिए गए आव्यूह लिख लो, फटाफट लिख लो दिए गए आव्यूह। सारे स्टूडेंट लिखें दिए गए आव्यूह, दिए गए आव्यूह। ए डैश बराबर दे रखा है मेरे को 34 12 0 1, ठीक है भाई। बी बराबर दे रखा है -100 इतना, फिर 100 इतना, ठीक है भाई। यहां से ए डैश निकाल लो। आप जानते हो डैश का डैश क्या होता है? डैश का डैश बराबर ए होता है, डैश का डैश ए होता है। तो इसका एक बार और डैश निकाल दो। तो कैसे निकालोगे आप जानते हो? पंक्ति को स्तंभों में लिखना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक ही जरूरत है। तो 34 ऐसे लिख दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है भाई, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, a माइनस बी निकाल सकता हूँ, फिर उसका परिवर्तन निकाल सकता हूँ। तो a का मान फटाफट, फिर उसके बाद b का मान फटाफट। a कितना है मेरे पास? a है 3 - 1 0, ठीक है भाई, 4 2 1। फिर b देख लो -1 2 1 123। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, a माइनस बी निकालता हूँ। घटा लो भाई, 3 और 1 4 हो गया, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है भाई। -1 -2 -1 -3, 0 में से 1 गया -1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया -2, ठीक है भाई। अब इसका परिवर्तन निकाल लो, तो a माइनस बी का होल डैश। तो आप जानते हो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 4 -3 -1, फिर उसके बाद 3 0 -2। इसको समीकरण 1 डाल दो, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, ए डैश में बी डैश घटाऊंगा, इतना ही आना चाहिए। रेहाना जी बताओ, बताओ जल्दी बताओ फटाफट। आव्यूह एक पाठ सरल है, आव्यूह का प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहीं पे देखो कहता है ए डैश में बी डैश को आपको घटाना है। तो फटाफट ए डैश का मान दिया गया है पहले से, यहाँ पे देख लो 34, फिर कितना है 12, 34 12 0 1, फिर बी डैश निकाल लो, ये बी दिया गया है, इसी से निकालो बी डैश, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। 121 हो गया, फिर 123 हो गया। आराम से घटाओ फटाफट यहाँ पे आके। तो ए डैश माइनस बी डैश घटा भाई, सारे स्टूडेंट घटाएं। 3 और माइनस माइनस 1 4 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग घटा के लिखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है? मैंने इसे समीकरण 2 डाला। अब समीकरण 1 का उत्तर और समीकरण 2 का उत्तर देखो,
एक जैसा है, बराबर कर दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा सिद्ध कीजिए, बराबर कर दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फटाफट बराबर कर दो। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, a माइनस बी का होल डैश। तो मैंने कहा ठीक है भाई, a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस का b डैश। ये मेरा लग गया सवाल। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल देखो, ये देखो प्रायिकता का सवाल देखो, समझ में आ गया सर। आशीष, इस सवाल को देखो, कहता है पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी बी अपॉन ए दे रखा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो बटे से प्रायिकता का मान दे दे या फिर बटे से प्रायिकता का मान निकलवाए तो साप प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगाते हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको बटे से प्रायिकता का मान दे दे, बटे का मतलब है बी अपान ए या ए अपान बी, ये जो मैं बोल रहा हूं कि बटे से प्रायिकता का मान निकलवाए या फिर बटे से प्रायिकता का मान दे दे, साप प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगाते हैं। ये जरूर ध्यान रखो, जिस प्रश्न में लिखा है साप प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगेगा 101%। तो साप प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले में इंटरसेक्शन मिलता है, तो इसका मान इसी से आ जाएगा। फटाफट देखो, यहाँ पे दिए गए, दिया है लिख दो, दिए गए नहीं दिया है लिख दो, ठीक है। पी ए के बराबर 0.12, पी बी के बराबर 0.15, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। ये तो बात की बात है, पहले आपको लिखना है पी बी अपॉन ए। ये भी दे रखा है, कितना दे रखा है 0.18, 12, 15, 18 निकालना है मेरे को पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 साप प्रतिबंध प्रायिकता से, साप प्रतिबंध प्रायिकता से फार्मूला बता दो भाई फटाफट। आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये वाला लगा लो, मैंने बताया है ना कि वटे से प्रायिकता का मान दे दे या फिर वटे से प्रायिकता का मान निकलवाए, तो यहीं से आपको लगाना है फार्मूला, साप प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला। ऊपर आपको इंटरसेक्शन और नीचे, ठीक है भाई। अब आराम से मान रखेंगे पी बी अपॉन ए का मान 0.18। इसको कैसे लिख दो, ए पहले लिख दो, बी बाद में लिख दो। क्यों? क्योंकि वी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, चाहे बी इंटरसेक्शन ए को चाहे ए इंटरसेक्शन बी को, ये बराबर होते हैं। बताओ किस रूल से ये बराबर होते हैं, जल्दी बताओ। ऐसा कौन सा क्लास 11th में आपने रूल पढ़ा जिससे ये बराबर होते हैं, जल्दी बता दो भाई। क्लास 11th में ऐसा कौन सा रूल पढ़ा है आपने पार्ट 1 में जिससे ये बराबर होते हैं, जल्दी बताओ। बताओ ये दोनों बराबर कब होते हैं, कौन सा ऐसा रूल है? आरजू जी ये पूछ रहा हूं, ये बताओ। तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, ठीक है। ये कैसे हो जाता है पहले इसको मैं हल कर दूं, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। पी ए का मान कितना है 0 पॉइंट इतना। अब क्रॉस इनटू कर दो, क्रॉस इनटू कर दो भाई। तो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर कितना मेरा 0.18 इंटू में 0.12 कर दो भाई गुणा 18 दूनी 36, 3 हासिल में लगे 18 एकन 18, 18 3 21, दशमलव लगा लो भाई फटाफट। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा देखो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरा उत्तर आया। अब ये मेरा उत्तर सही है कि गलत है, फटाफट बताओ। ये उत्तर मेरा सही है कि गलत है, कौन बताएगा? मैं कह रहा हूं ये बता देगा भाई। ये जो शर्त है ये बता देगी मेरा उत्तर सही है कि गलत है। तो अगर ये उत्तर इस शर्त में मिलेगा तभी मेरा उत्तर सही है, नहीं तो गलत है। तो फटाफट बताओ, उत्तर दिखाई दे रहा है आपको? इस शर्त में दिखाई दे रहा, क्यों 0 और 1 के बीच में ही ये मिलेगा, ठीक है। ये लग गया सर। आज इंडिया और बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच है। एलेक्स ये बताओ, किसी ने बताया?
सर मैंने 11th नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं आरजू जी, मैं बताता हूँ। किरम विनिमय नियम में आपने ये पढ़ा होगा, किरम विनिमय, ये पढ़ा होगा ना किरम विनिमय नियम। किरम विनिमय नियम से हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन है। रितिका, ये क्लास 11th का थोड़ा सा ज्ञान मैंने दिया है यहाँ पे, क्योंकि V इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी मैंने लिखा है। वैसे आप जानते हो कि हो जाता है बराबर, लेकिन रूल नहीं आता आपको। ये आप ये जानते हो जाता है बराबर, लेकिन ये नहीं जानते हो कि कैसे हो जाता है। कोई तो रूल होगा, तो ये रूल है किरम विनिमय नियम। फटाफट नोट करो इसे। अगला सवाल तीसरे का अब कल करवाते हैं, ठीक है भाई। ये सवाल इसके आगे कल करवाते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो भाई, ठीक है। कल मिलूंगा 6:30 बजे, रेडी रहना है। जय हिंद, जय भारत।